तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो 1 मिनट का इंट्रोडक्शन कि किसे पढ़ना चाहिए और किसे नहीं करना चाहिए, फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये पहली बार के लिए बिल्कुल नहीं है, ये उन्हीं बच्चों के लिए है जो एक बार पढ़ चुके हैं और एनसीईआरटी में देखना चाहते हैं कि क्या क्या बताया गया है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया गया है। और तीसरा जो कि टेस्ट के पहले अपने आप को प्रिपेयर करना चाहते हैं कम से कम टाइम में एक चैप्टर को रिवाइज करने के लिए। ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि मैंने इस चैप्टर को पूरी बहुत सही तरीके से नोट्स में कन्वर्ट किया है, बुक में ही। मैंने अंडरलाइन कुछ चीज़ों को किया है, कुछ चीज़ों को बगल में मैंने लिख दिया है ताकि सारा अंडरलाइन ना हो। सारा अंडरलाइन होने के बाद आदमी को पढ़ने में बड़ा दिक्कत होता है। जैसे कि मैंने कुछ कुछ यहाँ पे लिखा है, कुछ कुछ ही अंडरलाइन किया है, कुछ कुछ हाईलाइट भी किया है। तो सब मिक्स करके मिलेगा ताकि जो इंपॉर्टेंट है आप उसको आराम से कर पाएं। आप भी अपने बुक में ऐसे ही मैंने जैसे जो अंडरलाइन किया है, जैसे किया है वैसे आप भी कर सकते हैं ताकि आपको भी अगली बार रिवीजन में बड़ा आसानी हो गया। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हाँ, कौन में हाँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो सबसे पहले हम लोग को स्टार्टिंग में बताया गया है, एनसीईआरटी इंट्रोडक्शन देता है जैसे कि पिछले हम लोग यानी रेस्पिरेशन इन प्लांट्स जो कि एनसीईआरटी में एक चैप्टर है, उसमें आप लोगों को बताया जाता है कि ऑक्सीजन को यूटिलाइज करके ग्लूकोज और अमाइनो एसिड लाइक मॉलिक्यूल को तोड़ा जाता है ऑक्सीजन का यूटिलाइज करके, जिससे हम लोग को एनर्जी मिलता है। और उस रिएक्शन में ग्लूकोज को तोड़ने में जो कैटाबोल रिएक्शन होता है उसको कैटाबोलिक रिएक्शन कहते हैं और उसमें CO2 रिलीज होता है। मेटाबॉलिज्म रिएक्शन को कहा जाता है जो कैटाबोलिज्म और मेटाबॉलिज्म सीरीज ऑफ रिएक्शन, बहुत सारा ग्रुप ऑफ रिएक्शन हमारे बॉडी में बहुत तरीके का मेटाबॉलिज्म हो रहा है। हर एक रिएक्शन मेटाबॉलिज्म कहलाता है। ठीक है। तो कोई कोई उसमें कैटाबोलिज्म भी हो रहा होगा, कोई कोई एनाबोलिज्म भी हो रहा होगा। मीन्स कैटाबोलिज्म मतलब तोड़ना, एनाबोलिज्म मतलब फॉर्मेशन, कुछ कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा होगा, कुछ ऐसा मेटाबॉलिज्म हो रहा होगा जिसमें कंपाउंड टूट रहे होंगे। जैसे ग्लूकोज का टूटना एक कैटाबोलिज्म है, उस प्रोसेस में CO2 का रिलीज होता है और ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन होता है। बस यही इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। एनसीईआरटी में ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन को सेम बताया गया, लेकिन रेस्पिरेशन अलग है। रेस्पिरेशन ऑक्सीजन का यूटिलाइज करके, सेल्स के द्वारा ऑक्सीजन का यूटिलाइज करके एनर्जी को बनाना रेस्पिरेशन कहलाता है। और ब्रीदिंग जो होता है नॉर्मल इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, ऑक्सीजन का आना और CO2 का निकलना, ये ब्रीदिंग हुआ। द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड फ्रॉम एटमॉस्फेयर एंड CO2 प्रोड्यूस्ड बाय सेल्स इज कॉल्ड ब्रीदिंग। रेस्पिरेशन, आप लोग को ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा कि ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन साथ में फंसाने वाला, लेकिन अगर मिले कि इनहेलेशन और एक्सहेलेशन को क्या कहते हैं तो आप लोग ब्रीदिंग में लगाइएगा, रेस्पिरेशन नहीं, अगर दोनों ऑप्शन में हो तो। ठीक है। अगर दोनों ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन दोनों ऑप्शन में है और पूछे इनहेलेशन और एक्सहेलेशन को क्या कहते हैं तो ब्रीदिंग ही कहेंगे, रेस्पिरेशन नहीं। हालांकि कंफ्यूज करने के लिए नहीं देगा, लेकिन आप लोग को एक माइंड सेट क्लियर होना चाहिए कि रेस्पिरेशन ये ऑक्सीजन का यूटिलाइज करके एनर्जी का बनाना हुआ, ब्रीदिंग नॉर्मल इनहेलेशन और एक्सहेलेशन हुआ। अब चलिए देखते हैं हम लोग कैसे ब्रीथ करते हैं। एनसीईआरटी अपना क्वेश्चन अराइज करता है जैसे, फिर हम लोग आते हैं अपने रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स पे। ठीक है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन, सबसे पहले लोअर ऑर्गेनिज्म का, जैसे लोअर इन्वर्टिब्रेट, स्पॉन्जिज, सिलेंट्रेटा, फ्लैटवर्म, ये लोग कैसे सिंपल डिफ्यूजन से ऑक्सीजन का इन एंड CO2 का आउट करते हैं। ठीक है। याद रखिए एग्जांपल, इन्वर्टिब्रेट जैसे स्पॉन्जिज, सिलेंट्रेटा, फ्लैटवर्म सिंपल डिफ्यूजन थे। ठीक है। फिर यहाँ पे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन दी हुई है, मैंने उसको एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पे लिख दिया। अर्थवर्म जो है मॉइस्ट क्यूटिकल से ब्रीथिंग करता है, यानी एक्सचेंज ऑफ गैसेस उसमें मॉइस्ट क्यूटिकल के थ्रू होता है। आर्थ्रोपोड जैसे इंसेक्ट्स में ट्रैकियल ट्यूब, ठीक है, नेटवर्क ऑफ ट्यूब पाया जाता है, नेटवर्क ऑफ ट्यूब, तो ट्रैकियल ट्यूब के थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। एक्वाटिक आर्थ्रोपोड, आर्थ्रोपोड और मोलस्क्स और फिश, इन तीनों में गिल्स पाए जाते हैं। एम्फीबियंस में लंग्स पाए जाते हैं, जनरली एम्फीबियंस में लंग्स पाए जाते हैं, लेकिन फ्रॉग एक ऐसा एग्जांपल है जिसमें जो मॉइस्ट स्किन से भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर सकता है। रेप्टाइल, बर्ड, मैमल्स, इन सारे में लंग्स पाए जाते हैं। ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम टंग पे होना चाहिए, बिल्कुल याद होनी चाहिए। अब हम लोग आते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में। ठीक है। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में यहाँ से स्टार्ट ही किया गया है पाथवे से कि कैसे गैस अंदर जाता है और फिर कहाँ तक जाता है। ये पूरा पाथवे स्टार्ट दिया हुआ है, लिखा हुआ है। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल जो कि मैंने यहाँ पे दिखाया, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल जो कि आपके लिप के ऊपर बोला है, अपर लिप के ऊपर एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल है। इससे एयर जाएगा नेसल चेंबर में। ठीक है, नेसल चेंबर में जाएगा, जो कि मैंने यहाँ पे एक डायग्राम से बताया है। ये एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से गया, यहाँ पे नेसल चेंबर में आया। नेसल चेंबर बोलिए या नेसल कैविटी, बात सेम है। नेसल चेंबर में गया, एनसीईआरटी लिखता है कि नेसल चेंबर में गया नेसल पैसेज के थ्रू। तो जाहिर सी बात है नॉस्ट्रिल से एक पैसेज गुजरा होगा जो कि उसको नेसल पैसेज में डालेगा, फिर फेरिंग्स के थ्रू जाएगा, फिर फेरिंग्स में जाएगा। फेरिंग्स क्या है, तो फेरिंग्स है कॉमन, यहाँ पे लिखा हुआ है बस मैंने कॉमन को हाईलाइट किया, आप भी कॉमन को हाईलाइट कर लीजिएगा। कॉमन पैसेज फॉर फूड ऑन एयर,
फूड और एयर के लिए यहाँ से फूड गया और यहाँ से एयर आया, उसके लिए कॉमन पैसेज है फेरिंग्स। तो नेसल चैम्बर से फेरिंग्स में, फेरिंग्स से फिर लैरिंग्स में और लैरिंग्स से ट्रैकिया में। तो एक बार इसको देख लेते हैं फिगर में। फेरिंग्स से फिर गया और फेरिंग्स से फिर एपिग्लोटिस, एक कवरिंग होता है, ठीक है। एपिग्लोटिस क्या है? थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप कॉल्ड एपिग्लोटिस, जो कि हमारे की विंड पाइप यानी विंड पाइप को कवर करके रखता है। जैसे अगर फूड अगर जाना चाहे तो ये फ्लैप जो है ये कवर ऐसे यहाँ से डाउन हो जाता है और फूड ओइसोफेगस में चला जाता है। लेकिन वही साउंड एयर जब आता है तो एयर इधर से एपिग्लोटिस ओपन हो जाता है, ये ग्लोटिस के थ्रू यहाँ पे लिखा हुआ है, ये एपिग्लोटिस जो है ग्लोटिस का कवरिंग है, यहाँ पे लिखा होगा। और लैरिंग्स जो है वो कार्टिलेजिनस बॉक्स है, जो कि एपिग्लोटिस, जो कि ग्लोटिस को कवर किया हुआ है। यहाँ से जब एयर अंदर आएगा तो लैरिंग्स पे पहुंचेगा, लैरिंग्स के बाद फिर ट्रैकिया के पास जाएगा, ठीक है। तो इतना दूर में आपको क्या क्या याद रखना है? एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, फिर नसल चैम्बर, फिर फेरिंग्स, फिर लैरिंग्स, फिर ट्रैकिया। फेरिंग्स से लैरिंग्स के बीच में जाने के बीच में आपको एपिग्लोटिस और ग्लोटिस मिलेगा। एपिग्लोटिस जो कि कार्टिलेजिनस फ्लैप है, जो कि ग्लोटिस को कवर करता है। और फिर से ये कार्टिलेजिनस बॉक्स कौन सा है? लैरिंग्स, जिसको साउंड बॉक्स भी कहा जाता है, ठीक है। इतना बात यहाँ पे आपको याद रखना है। फिर अब यहाँ पे इस फिगर में आ जाते हैं। ट्रैकिया तक आ चुका है आपका, लैरिंग्स से ट्रैकिया के पास एयर आ चुका है। फिर ट्रैकिया से कहाँ जाएगा? ट्रैकिया से प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स, प्राइमरी ब्रोंकाई या ब्रोंकस भी इसको बोला जाता है, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई, फिर ब्रोंक्यूल्स, फिर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, जो कि बहुत थिन होता है। यही बात फिर ऊपर से हम लोग देखते हैं, ये आपका पाथवे है। ट्रैकिया के बाद प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड ब्रोंक्यूल्स एंड टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, आपको एकदम टिप पे याद होना चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ पे कहता है ट्रैकिया प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एंड इनिशियल ब्रोंक्यूल्स आर सपोर्टेड बाय इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग। याद रखना है, ट्रैकिया प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एंड इनिशियल ब्रोंक्यूल्स इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग के थ्रू कवर्ड सपोर्ट किया जाता है, वो भी पीछे के साइड से, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे इनिशियल ब्रोंक्यूल्स और टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में कंफ्यूज हो सकते हैं कि कहाँ तक ये कार्टिलेजिनस रिंग था। तो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स को आपको एलिमिनेट कर देना है, क्योंकि वो इतना पतला है कि उस पर कार्टिलेज लगने का बात ही नहीं है, वो भी आधा में। इनकम्प्लीट कार्टिलेज उस पर लग ही नहीं पाएगा, बहुत पतला होता है, ठीक है। तो आप लोग को याद रखना है इनिशियल, टर्मिनल नहीं, पहले इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक ही कार्टिलेज का सपोर्ट उसको मिलता है, इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग, ठीक है। फिर यहाँ पे टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के पास सबको पता है कि वो एल्वियोलाई आ जाता है। एल्वियोलाई क्या है? वेस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर। मैंने इसको अंडरलाइन नहीं किया, अगर आपको मन करता है तो अंडरलाइन कर सकते हैं। इरेगुलर वॉल्ड वेस्कुलराइज्ड बैग एल्वियोलाई जिसको कहते हैं, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पे आते हैं, ये जो ट्रैकिया है, ठीक है, ये लैरिंग्स था, ये एपिग्लोटिस था, एपिग्लोटिक्स के जस्ट नीचे ग्लोटिस, उसके बाद लैरिंग्स था, फिर ये ट्रैकिया आया। ट्रैकिया जो है फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा, यह इसको थोरैसिक चैम्बर कहा जाता है, इस सामने वाले पोर्शन को। और फिर इस पोर्शन में जो भी वर्टिब्रे बोला जाता है उसको थोरैसिक वर्टिब्रे बोला जाता है। तो फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रे पे ये डिवाइड कर जाता है ट्रैकिया प्राइमरी एंड सेकेंडरी में, ठीक है। सॉरी, सेकेंडरी ब्रोंक्यूल्स में, प्राइमरी सेकेंडरी में डिवाइड हो जाता है। फिर आगे टर्शियरी, फिर ब्रोंक्यूल्स, फिर लास्ट में जाके ये एल्वियोलर सैक सब है, एल्वियोलाई है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट बात याद रखने वाला क्या है? ये है प्लूरल मेम्ब्रेन, ठीक है, इनर और आउटर, ठीक है। इनर और आउटर दोनों के बीच में प्लूरल फ्लूइड पाया जाता है, यहाँ पे लिखा हुआ फ्लूइड, प्लूरल फ्लूइड बिटवीन देम मिला जाता है, जो कि जिसका वर्क आप लोग को याद रखना है। जिसका वर्क क्या होता है? रिड्यूस फ्रिक्शन ऑन द लंग सरफेस, दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन हो सकता है वो रिड्यूस कर देता है। आप लोग को डाउट हो रहा होगा कि क्या मैं ये सारे लाइंस पढ़ाया या नहीं पढ़ाया, आप लोग एक बार पढ़ के देखिएगा, लेकिन आपको बिल्कुल जरूरत नहीं, बिल्कुल भरोसा कर सकते हैं कि हर एक लाइन कवर है। यहाँ पे मैं अगर नहीं बता रहा हूँ तो वो यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो लंग्स क्या है? डबल लेयर स्ट्रक्चर है, यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन मैंने उसको यहाँ पे बताया, इनर और आउटर। आउटर को कहते हैं पेराइटल प्लेउरा और इनर को कहते हैं विसरल प्लेउरा। एनसीईआरटी में नहीं है, आपको पता हो, बस एक एक्स्ट्रा पॉइंट मैंने लिखा है, एनसीईआरटी में नहीं है, जैसा आपका मन करे। फ्लूइड का काम क्या होता है? दोनों सरफेस के बीच का फ्रिक्शन को रिड्यूस करना, ठीक है। ये टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स है जिसके पास एल्वियोलाई है, ये हुआ डायफ्राम, ये आपका नॉर्मल लंग्स, और ये जो चेन टाइप बनाया हुआ है ये आपका रिब्स है, ठीक है। अब आगे आते हैं, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल आपका नाक से लेके टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक कंडक्टिंग पार्ट, क्योंकि ये एयर को कंडक्ट कर रहा है, इसको कंडक्टिंग पार्ट कहते हैं, ठीक है। और एल्वियोलाई, एल्वियोलाई से लेके उसके डक्ट तक, एल्वियोलाई फिर उसका छोटा 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 डक्ट, जहाँ पे ब्लड वेसल्स ये सबको
रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे गैसेस का एक्सचेंज होगा, किसके बीच? ब्लड और एल्वियोलाई के मेम्ब्रेन के थ्रू एक्सचेंज होगा। ठीक है। अब कंडक्टिंग पार्ट कौन कौन सा हुआ? एक्सटर्नल नॉस्ट्रल एंड टर्मिनल नॉस्ट्रल, एक्सटर्नल कंडक्टिंग पार्ट हुआ। तो कंडक्टिंग पार्ट का यहाँ पे 4 काम दिया हुआ है। पहला, ट्रांसपोर्ट करता है एटमॉस्फेरिक एयर को एल्वियोलाई तक, यानी नॉर्मल ट्रांसपोर्ट करता है एल्वियोलाई तक। ठीक है। क्लियर्स, यहाँ पे दिख रहा होगा, क्लियर्स इट फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल। अगर फॉरेन पार्टिकल उसमें आता है तो म्यूकस में वो ट्रैप हो जाता है, हेयर में ट्रैप हो जाता है और अंदर नहीं जा पाता है। तो ट्रांसपोर्ट करता है, क्लियर करता है फॉरेन पार्टिकल से, फिर ह्यूमिडिफाई करता है। फिर उसको ह्यूमिडिफाई मतलब थोड़ा सा मॉइस्चर उस एयर में डालता है, नेसल पैसेज और पूरा। ये कंडक्टिंग पार्ट का पूरा फंक्शन है कि कंडक्टिंग पार्ट क्या क्या करता है। ट्रांसपोर्ट करता है, क्लियर करता है, ह्यूमिडिफाई करता है एंड बॉडी टेम्परेचर पे उस एयर को ब्रिंग करता है। क्या हवा जो है वो सेम टेम्परेचर में नहीं, हम लोग का अंदर का टेम्परेचर ज़्यादा है, तो ये कंडक्टिंग पार्ट जो है एल्वियोलाई तक पहुंचते पहुंचते उस एयर का टेम्परेचर हम लोग के बॉडी के टेम्परेचर के बराबर हो जाता है। ठीक है। और एक्सचेंज पार्ट वही होता है जहां से O2 एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड एटमोस्फेरिक एयर डिफ्यूजन जो होता है, उसी को रेस्पिरेटरी या फिर एक्सचेंज पार्ट कहते हैं। ठीक है। 4 काम होता है कंडक्टिंग पार्ट का, याद रखिएगा इस पैराग्राफ से। कंडक्टिंग पार्ट किसको कहते हैं, रेस्पिरेटरी पार्ट किसको कहते हैं, और 4 काम कंडक्टिंग पार्ट का। ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे, फिर यहाँ पे बहुत सारा दिया हुआ है इन्फॉर्मेशन, उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है। लंग्स, प्लस का बायो में प्लस का मतलब प्रेजेंट होता है, इसलिए लंग्स प्रेजेंट इन थोरैसिक चेंबर। मैंने बताया कि इस वाले पोर्शन को थोरैसिक पार्ट कहा जाता है, तो इसको थोरैसिक चेंबर हुआ। ठीक है। थोरैसिक चेंबर, ये जो अपना थोरैसिक चेंबर है, ये डॉर्सली, डॉर्सली पीछे को कहा जाता है, पीछे को डॉर्सली, और आगे को वेंट्रल। मैंने याद रखा है कि कॉलर, कोई भी कॉलर जो होता है वो वी शेप का होता है, तो ये वेंट्रल हुआ। आप जैसे भी याद रखे हो, ये वी शेप का है, यानी ये आगे का वेंट्रल, पीछे का डॉर्सल। तो पीछे जो डॉर्सली है वेंट्रल वर्टिब्रल कॉलम से, आगे जो वेंट्रल है वो स्टर्नम से है। ठीक है, बीच वाला स्टर्नम से है, और लैटरल जो है रिब से है। ठीक है। और लोअर साइड पे डोम शेप्ड डायफ्राम से है। आपको ये याद रखना होगा कि ये जो डायफ्राम का शेप है ये नॉर्मल स्टेट पे है। अगर डायफ्राम को अगर नॉर्मल छोड़ दिया जाए तो ये जो शेप पकड़ा है इसी को डोम शेप कहा जाता है। ठीक है। तो लोअर साइड से अगर पूछा जाए तो क्या है आपका डोम शेप डायफ्राम है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कहता है एनाटॉमिकल सेटअप ऑफ लंग्स इन थोरैक्स। हमारे थोरैक्स रीजन में एनाटॉमिकल जो सेटअप है लंग्स का इस तरीके से है कि अगर एनी चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक चेंबर, अगर थोरैसिक चेंबर यानी थोरैसिक कैविटी में अगर कोई भी वॉल्यूम का चेंज होता है वो तो सेम टू सेम रिफ्लेक्ट होता है हमारे पल्मोनरी यानी लंग्स कैविटी में। अगर हम लोग आप एक्सपेरिमेंट ये किए भी होंगे घर पे कि अगर या फिर कहीं पे यूट्यूब पे देखे होंगे, प्रेशर अगर बाहर से किसी चीज को हटाया जाता है तो अंदर वाला भी खींचता है। तो अगर हम लोग थोरैसिक वॉल्यूम को बढ़ाएं, अंदर वाला लंग्स जो है उसका भी वॉल्यूम बढ़ने लगेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है कि लंग्स का सेटअप थोरैसिक चैम्बर या थोरैसिक कैविटी में इस तरीके से कि थोरैसिक चैम्बर का अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो लंग्स का भी वॉल्यूम बढ़ेगा। अब हम लोग आते हैं रेस्पिरेशन इन्वॉल्व, कह रहा है रेस्पिरेशन इन्वॉल्व, यहाँ पे एक्चुअली लिखा हुआ है कि रेस्पिरेशन में कितने स्टेप्स होते हैं। एक्चुअली यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए रेस्पिरेशन में ब्रीथिंग भी आता है, डिफ्यूजन भी आता है, ट्रांसपोर्ट, यूटिलाइजेशन सब आता है। तो एक बार देख लेते हैं ब्रीथिंग क्या है। ब्रीथिंग को याद रखिएगा पल्मोनरी वेंटिलेशन भी कहते हैं। ठीक है। तो ब्रीथिंग क्या है, इन एंड आउट। ठीक है। उसके बाद डिफ्यूजन हुआ कहाँ पे, एल्वियोलर मेम्ब्रेन के थ्रू अक्रॉस ऑक्सीजन एंड CO2 का। फिर ट्रांसपोर्ट, वहां से ब्लड ट्रांसपोर्ट करेगा। ठीक है। वहां से ट्रांसपोर्ट किसके द्वारा होगा, ब्लड के द्वारा। फिर ब्लड किसके पास लेके जाएगा, टिश्यू के पास लेके जाएगा। तो फिर डिफ्यूजन कहाँ पे होगा, टिश्यू के पास। जब टिश्यू के पास पहुंच जाएगा तो वहां पे क्या होगा, यूटिलाइजेशन, जिसको सेलुलर रेस्पिरेशन फिर यहाँ लिख दिया, जो कि आप चैप्टर 14 में पढ़े होंगे पुराने एनसीईआरटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग। चैप्टर नंबर 14, न्यू का मुझे नहीं पता है, मैं पुरानी बुक से ही हूँ, तो उसमें चैप्टर नंबर 14 पे है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। ठीक है। तो सेलुलर रेस्पिरेशन, तो रेस्पिरेशन में कितने पार्ट हुए, ब्रीथिंग, ब्रीदिंग हम लोग सांस ले लिए, फिर एल्वियोलाई के पास डिफ्यूजन, फिर एल्वियोलाई के पास ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन, फिर जब ट्रांसपोर्टेशन हो गया तो टिश्यू के पास पहुंचा तो वहां पे डिफ्यूजन, फिर टिश्यू के पास जब पहुंच गया तो वहां पे ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन। अब आते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, ब्रीदिंग जिसमें सांस लेने को इंस्पिरेशन, सांस छोड़ने को एक्सपिरेशन कहा जाता है। ठीक है। अब ये जो होता है, ये इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन, ये कैरिड आउट किया जाता है बाय क्रिएटिंग प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन लंग्स एंड एटमोस्फियर। इस पैराग्राफ का सारा इंपॉर्टेंट बात मैंने साइड में लिख के रखा है। पहला इंपॉर्टेंट बात जो कि अंडरलाइन मैंने किया है कि रेस्पिरेशन के अंदर जो ब्रीदिंग स्टेप होता है, इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन, सांस लेना सांस छोड़ना, ये जो होता है प्रेशर ग्रेडियंट के डिफरेंस के कारण ही होता है। अगर बाहर का प्रेशर लो है
अंदर का प्रेशर हाई है तो हवा अंदर जा ही नहीं पाएगा, ठीक है। आपको पता है प्रेशर हाई टू लो जाता है, यानी बाहर का प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए, एटमॉस्फेयर का प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए और हमारे अंदर का प्रेशर लो होना चाहिए, तभी एयर अंदर जाएगा। तो वही लाइन कह रहा है प्रेशर ग्रेडियंट का बनाना एक्सपिरेशन और एक्सपिरेशन और इंस्पिरेशन के लिए प्रेशर ग्रेडियंट का बनाना बहुत जरूरी है। तो इंस्पिरेशन जो होता है यानी सांस लेना, इनहेलेशन, इनिशिएटेड बाय डायफ्राम कॉन्ट्रैक्शन। डायफ्राम जो कि ऐसे डोम डोम शेप्ड का था वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट करता है ना तो वो हल्का फ्लैट टाइप हो जाता है, ठीक है। जो डोम शेप्ड का था वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो फ्लैट टाइप हो जाएगा, जिसके कारण वॉल्यूम इंक्रीज दिखता होगा। ये अगर नीचे से चला जाएगा तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, ठीक है। तो वॉल्यूम इंक्रीज जो होगा वो एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एक्सिस पे होगा, यानी ऊपर और नीचे टाइप में होगा, ठीक है। एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, ऊपर नीचे टाइप एक्सिस में ये वॉल्यूम इंक्रीज होगा, ठीक है। डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो याद रखिएगा डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जो कि अपोजिट लगता है, लोग भूल जाते हैं। डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कैसे करेगा, तो ऐसे करेगा फ्लैट होके कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डायरेक्शन में, ठीक है। उसके बाद एक्सटर्नल कोस्टल मसल जो है, जो हमारे रिब्स के बीच में पाए जाते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल, आई एम सो सॉरी, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, वो जब कांटेक्ट करेगा, तो आपका रिब्स, आप देखिएगा सांस लेने वक्त रिब्स अपलिफ्ट होता है, रिब्स के साथ स्टर्नम भी अपलिफ्ट होता है, जो कि वॉल्यूम इंक्रीज करता है, इंक्रीज इन वॉल्यूम इन डोर्सो वेंट्रल। अगर बोला जाए डोर्सो और वेंट्रल को कौन सा एक्सिस कनेक्ट कर रहा है, तो जो हम लोग के अंदर से बाहर जा रहा होगा, ठीक है, जो कि वेंट्रल और डोर्सल को कनेक्ट कर रहा हो, यानी इंटरकोस्टल मसल जो वॉल्यूम इंक्रीज करता है वो डोर्सो वेंट्रल डायरेक्शन में, और डायफ्राम जो इंक्रीज करता है वॉल्यूम वो एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एक्सिस में, ठीक है। डायफ्राम भी कॉन्ट्रैक्ट किया, एक्सटर्नल मसल भी कॉन्ट्रैक्ट किया, जिससे हम लोग का वॉल्यूम इंक्रीज हो चुका है। थोरैसिक वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, जिसके कारण पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज होगा, ठीक है। पल्मोनरी मैंने बताया था कि कैसे एक दूसरे से लिंक्ड है, थोरैसिक वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज होगा, जिससे इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे कि वॉल्यूम और प्रेशर एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो प्रेशर डिक्रीज होगा, तो इंटर पल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, यानी अंदर का प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, और बाहर एटमॉस्फेयर पे का जो प्रेशर हाई है, हाई टू लो एयर इन कर जाएगा, ठीक है। वही बोल रहा है यहाँ पे, एक इंपॉर्टेंट लाइन है, स्टेटमेंट में पूछ सकता है, देयर इज अ नेगेटिव प्रेशर इन द लंग्स विथ रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेयर प्रेशर। एटमॉस्फेयर प्रेशर ज्यादा होना चाहिए, लंग्स का प्रेशर कम होना चाहिए, तो ही एयर हाई टू लो आएगा, यानी एटमॉस्फेयर का प्रेशर ज्यादा, लंग्स का प्रेशर नेगेटिव यानी कम। वही पूछा नेगेटिव प्रेशर इन द लंग्स, यानी कम प्रेशर होना चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेयर प्रेशर, तो ही अंदर जाएगा। वही एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस मैंने बताया, जो कि डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्शन से होता है, और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस में होता है, ठीक है। ये आपका इंस्पिरेशन खत्म हुआ, ठीक है, ये हुआ इंस्पिरेशन। एक एक लाइन कवर किया हुआ, जैसे इंटरनल पल्मोनरी प्रेशर लेस हो गया, हर एक लाइन आपका कवर किया हुआ, ठीक है। अब आते हैं, अब वही डायफ्राम जो कि कॉन्ट्रैक्ट था, ये कॉन्ट्रैक्टेड था, जब ये रिलैक्स होगा तो वापस से डोम शेप में चला जाएगा, ठीक है। तो रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल जो कि वो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, जिसके कारण डायफ्राम अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा, और स्टर्नम इंटरकोस्टल मसल के कारण स्टर्नम ऊपर उठा हुआ था, स्टर्नम भी नीचे चला जाएगा, ये दोनों नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएंगे, जिसके कारण थोरैसिक वॉल्यूम कम हो जाएगा, और फिर थोरैसिक वॉल्यूम कम हो जाएगा, और देयरफॉर पल्मोनरी वॉल्यूम भी, थोरैसिक वॉल्यूम जैसे कम हुआ पल्मोनरी वॉल्यूम भी कम हो जाएगा, और जैसे ही दोनों का वॉल्यूम कम होगा तैसे ही एयर एक्सपल्स आउट हो जाएगा, कॉजिंग द एक्सपल्जन ऑफ एयर, जिसको एक्सपायरेशन कहते हैं, ठीक है। अब बोला जा रहा है इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन विद द हेल्प ऑफ एब्डोमेन मसल। आप लोग कभी कभी ट्राई करते होंगे, नॉर्मल सांस लिए छोड़े, अब हम लोग सांस छोड़ चुके हैं, हम लोग और सांस छोड़ सकते हैं, अगर अपने पेट एब्डोमेन का मसल का यूज करें तो हम लोग और सांस छोड़ सकते हैं, एक बार ट्राई कीजिएगा, मतलब और एक्स्ट्रा हम लोग एब्डोमेन के मसल के थ्रू इंक्रीज कर सकते हैं, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन के स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर सकते हैं एब्डोमेन के मसल के थ्रू। एक नॉर्मल आदमी 12 से 16 टाइम सांस लेता है, ब्रीथ करता है 12 से 16 टाइम, ठीक है। और हम लोग का एयर का वॉल्यूम कितना गया कितना निकला, इस सब का एस्टिमेशन जो होता है, एयर इन्वॉल्व इन ब्रीथिंग मूवमेंट कैन एस्टिमेटेड बाय स्पायरोमीटर, एक स्पायरोमीटर के थ्रू हम लोग कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी पे, ठीक है। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी यहाँ पे जो लिखा हुआ है, इसको एक बहुत मैंने एक ग्राफ लेके आया हूँ, मैं एक ग्राफ लेके आया हूँ, जिसको बहुत सही तरीके से आप लोग याद कर पाइएगा, जो कि समाप्ति मैम के द्वारा बनाया हुआ ग्राफ है, मैं बता दे रहा हूँ।
समाप्ति मैम के द्वारा बताया हुआ ग्राफ है, मुझे वो बहुत हेल्पफुल लगा था, इसलिए मैं यहाँ पे वो ग्राफ लेके आया हूँ। ठीक है, तो टाइडल वॉल्यूम क्या होता है? नॉर्मल वॉल्यूम जितना हम लोग इंस्पायर करते हैं। ठीक है, मैं वो ग्राफ पे ही जाके बताता हूँ, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये रहा वो ग्राफ। ठीक है, नॉर्मल इनहेलेशन, मान लीजिए हम लोग इतना एयर जो कि 500 ml है, नॉर्मल इनहेलेशन किए, फिर एक्सेल किए। ठीक है, यही नॉर्मल इनहेलेशन एक्सेलेशन। तो नॉर्मल इनहेलेशन एक्सेलेशन को टाइडल वॉल्यूम कहा जाता है। ठीक है, फिर हम लोग नॉर्मल इनहेलेशन लिए, ठीक है, जो टाइडल वॉल्यूम हुआ, हम लोग नॉर्मल सांस लिए, फिर एक्स्ट्रा जो सांस ली है, अब ये मैंने जो एक्स्ट्रा सांस लिया उसको कहा जाता है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो कि इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हुआ। ठीक है, टाइडल वॉल्यूम जो नॉर्मल इनहेलेशन हुआ, और नॉर्मल इनहेलेशन के बाद जो फोर्सफुल इनहेलेशन की उसको इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहेंगे। ठीक है, और फिर हम लोग एक्स्ट्रा जो सांस लिए हुए उस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को छोड़ेंगे, फिर टाइडल वॉल्यूम को छोड़ेंगे, पूरे नॉर्मल स्टेट पे आ जाएंगे। फिर एक्स्ट्रा अगर जो मैंने बताया कि एब्डोमेन की मदद से आप लोग फिर एक्स्ट्रा सांस भी छोड़ सकते हैं, तो उसको कहेंगे एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, और जो सबसे लास्ट में हमेशा कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एयर हमारे लंग्स में बचा रहता है, जिसको रेसिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं। ठीक है, इस ग्राफ से आपको समझ में आएगा, मैं फिर वापस से इस ग्राफ पे आऊंगा, एक बार फिर से यहाँ से देख लेते हैं। टाइडल वॉल्यूम क्या हुआ? नॉर्मली रेस्पिरेशन किए 500 ml, लिए 500 ml छोड़े, 500 ml लिए 500 ml छोड़े। ठीक है, एक मिनट में 12 से 16 बार होता है, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6000 से 8000 ml पर मिनट हम लोग ले रहे हैं। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या हुआ? फोर्सफुल इंस्पिरेशन, यहाँ पे देख रहे फोर्सफुल इंस्पिरेशन, जो एक्स्ट्रा हम लोग देखे थे ग्राफ के ऊपर, एक्स्ट्रा जो एयर हम लोग लिए थे वही हुआ इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो 2500 से 3000 ml होता है। ठीक है, अब रिस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या हुआ? वो हुआ 1000 से 1100। एक्सपायरेटरी जो हम बोले कि एब्डोमेन की मदद से आप लोग फोर्सफुल एक्सपीरेशन भी कर सकते हैं, एक्स्ट्रा सांस छोड़ सकते हैं, तो वो कितना छोड़ सकते हैं? 1000 से 1100। ठीक है, रेसिडुअल वॉल्यूम क्या है? रेसिडुअल वॉल्यूम एयर और वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन लंग्स इवन आफ्टर, आप लोग एकदम फोर्सफुल एक्सपीरेशन भी कर देंगे, लेकिन 11 से 1200 ml जो होता है लंग्स में हमेशा रहता है, नहीं तो लंग्स कोलैप्स कर जाएगा। ठीक है, तो उसी को रेसिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। अगर सारा एयर निकालिए तो वो पिचक नहीं जाएगा, इसीलिए रेसिडुअल वॉल्यूम यानी 11 से 1200 ml हमेशा रहता है। ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं कि मान लीजिए आप एक कप दूध, मैं ऐसा एग्जांपल दे रहा हूं जो कि आपको दो चीज याद रखवाएगा। मान लीजिए आप एक कप दूध आप डेली पीते हैं, एक कप दूध आप डेली नॉर्मल कंडीशन में पीते हैं, डेली पीते हैं। ठीक है, एक दिन आपकी माँ आई, आपको एक्स्ट्रा 4 कप दूध दी थी। ठीक है, आपको एक्स्ट्रा 4 कप दूध पिला दी। ठीक है, जो कि आपने जबरदस्ती पिया। ठीक है, तो आपका टोटल कैपेसिटी कितना हुआ? आपका टोटल कैपेसिटी तो 5 कप का हुआ, लेकिन आप एक ही कप नॉर्मल कंडीशन में पीते थे, लेकिन जब माँ का फोर्स हुआ तब आप 4 कप और एक्स्ट्रा पी लिए। ठीक है, यानी टोटल आप 5 कप पी लिए। ठीक है, तो आपका कैपेसिटी कितना हुआ? 5 कप का। तो वही अब यहाँ पे कैपेसिटी डिफाइन किया जाएगा, एनसीईआरटी में अब कैपेसिटी डिफाइन किया जाएगा। तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या कहेगा कि आप नॉर्मल जो सांस लेते हैं, नॉर्मल जो सांस यानी नॉर्मल जो आप दूध पीते थे 1 कप, प्लस जो फोर्सफुल आपको दूध पिलाया गया, यानी फोर्सफुल इंस्पिरेशन जो हुआ 2500 से 3000, उसका दोनों को सम को इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, टोटल कैपेसिटी कितना हुआ? 1 कप प्लस 4 कप। ठीक है, 1 कप प्लस 4 कप। ठीक है, यानी टोटल 5 कप आपका कैपेसिटी था। अब यहाँ पे मैंने 1 और 4 का ही एग्जाम्पल क्यों लिया? क्योंकि 1 और 4 को जोड़ने पे आपका टोटल कैपेसिटी आपका 5 कप का हो जाता है। ठीक है, अ, और आपका नॉर्मल कंडीशन पे आप 500 ml वॉल्यूम एयर लेते हैं और छोड़ते हैं। ठीक है, आपका टोटल कैपेसिटी कितना हो गया इंस्पायर करने का? टोटल मैंने गलत वर्ड बोला, टोटल कैपेसिटी नहीं, इंस्पायर कैपेसिटी का मैंने 5 कप बोला था। अगर 1 कप का अगर आपको देखा जाए वॉल्यूम अगर 500 ml कर दे तो आप टोटल 2500 से 3000, जो कि रिलेवेंट नहीं है, मैं मुझको 3 से 4 कप बोलना चाहिए था, लेकिन उतना एग्जाम्पल ही अगर आदमी याद करते रह जाएगा तो फिर अपना क्या याद रखेगा। ठीक है, तो मैंने बस एग्जांपल बताया कि 5 कप आपका टोटल कैपेसिटी, यानी 500 आप ml नॉर्मल लेते हैं, लेकिन 2500 से 3000 आप फोर्सफुली माँ आई तो 5 कप तक, यानी 50 25 5 इंटू 5 यानी 2500 ml से 3000 ml तक आप फोर्सफुली इंस्पायर कर सकते हैं। ठीक है, यानी ये वही हुआ टाइडल प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, यानी टोटल इंस्पायरेटरी कितना आप सांस ले सकते हैं, कितना आप सांस छोड़ सकते हैं, ये कितना होगा? जितना आप सांस लिए वो तो नॉर्मल छोड़ ही सकते हैं, प्लस एब्डोमेन के हेल्प से जो और एक्स्ट्रा सांस यानी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो छोड़ सकते हैं वही हुआ एक्सपायरेटरी रिजर्व कैपेसिटी। ये हुआ फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम।
फंक्शनल वापस से हम ग्राफ पे आते हैं, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम, ठीक है, ये दोनों को जो जोड़ दिया जाए कितना आप टोटल सांस ले सकते थे, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी हुआ। एक्सपायरेटरी एब्डोमेन की मदद से कितना छोड़ेंगे, प्लस टाइडल वॉल्यूम जितना लिए थे वो तो नॉर्मल आप छोड़ेंगे, तो इस दोनों को मिला के क्या हुआ, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी हुआ, कितना आप सांस नॉर्मल छोड़ सकते हैं, कितना आप नॉर्मल सांस छोड़ सकते हैं। टाइडल वॉल्यूम प्लस एब्डोमेन की मदद से जो छोड़ेंगे, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम यानी फोर्सफुली जो छोड़ेंगे, ठीक है। फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम कितना हुआ, आप जो रेसिडुअल वॉल्यूम जो फंक्शनल है, जो नॉर्मल कंडीशन पे आपके लंग्स में रहता है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस आरवी, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, एक्स यहाँ पे देखो, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम, ठीक है। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम जो कि फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम कहा जाता है, जो कि लंग्स में हमेशा रहता है, हमेशा इन द सेंस कि अगर आप नॉर्मल कंडीशन में है तो उतना लंग्स में रहेगा, यानी फंक्शनल है, ठीक है। वाइटल कैपेसिटी क्या कहा जाता है, वाइटल कैपेसिटी से आप इंपॉर्टेंट कैपेसिटी याद कर सकते हैं। वाइटल मतलब इंपॉर्टेंट कैपेसिटी क्या हुआ, आपके लंग्स में टोटल कितना एयर अप डाउन कर सकता है, जबरदस्ती इंस्पिरेशन करके इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी अप डाउन कर सकता है, टाइडल वॉल्यूम भी अप डाउन कर सकता है, एक्सपायरेटरी वॉल्यूम भी अप डाउन कर सकता है, यानी वाइटल कैपेसिटी वो उतना जितना आप अप डाउन कर सकते हैं, उसमें रिजर्व वॉल्यूम नहीं शामिल है। रिजर्व वॉल्यूम जब वाइटल कैपेसिटी में रिजर्व वॉल्यूम जोड़ देंगे तो वो हो जाएगा टोटल लंग कैपेसिटी, यहाँ पे जो लिखा हुआ है वाइटल कैपेसिटी प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम कर देंगे तो टोटल लंग कैपेसिटी हो गया, टोटल लंग कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी क्या हुआ, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वॉल्यूम अ पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर अ फोर्सफुल एक्सपायरेशन। अगर आप मतलब वही आप इस ग्राफ के थ्रू देखिएगा, अगर आप फोर्सफुल एक्सपायरेशन कर देते हैं तो आपका यहाँ तक एयर खाली हो गया, तो ये सारा एयर आप वापस से भर सकते हैं अपने अंदर, तो वही वाइटल कैपेसिटी हुआ। तो आप एक इस ग्राफ को एक बार अच्छे से एनालाइज कीजिएगा, ज़्यादा मदद मिलेगी, ठीक है। अब आते हैं रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस पे आते हैं। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस के ये जो पैराग्राफ है बताया गया ऑक्सीजन एंड CO2 का एक्सचेंज होगा, लेकिन एक्सचेंज ऑफ गैसेस में डिफ्यूजन के थ्रू होगा, तो रेट ऑफ जो डिफ्यूजन है वो डिसाइड किया जाएगा, वन सेकेंड, सॉरी, रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो तीन चीज से इफेक्ट होता है। पहला, प्रेशर एंड कॉन्सेंट्रेशन, प्रेशर ग्रेडियंट एंड कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, कहीं पे ज्यादा है तो कहीं पे लो है तो ही तो मूव करेगा, यानी रेट ऑफ डिफ्यूजन फास्ट होगा, कहीं पे हाई है कहीं पे लो है तो रेट ऑफ डिफ्यूजन उतना ज्यादा फास्ट से होगा। अगर सॉल्युबिलिटी ज्यादा है उस गैसेस का तो भी रेट ऑफ डिफ्यूजन फास्ट होगा। थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन, जिस मेम्ब्रेन के थ्रू हमारा डिफ्यूजन होने वाला है उसका अगर थिकनेस कम हो तो भी ज्यादा फास्ट डिफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। इस पैराग्राफ में क्या बोला गया है, पार्शियल प्रेशर का डिफिनेशन दिया गया है कि अगर किसी गैसेस का मिक्सचर, अगर O2 और CO2 का गैसेस का मिक्सचर है अगर इस कंटेनर में, तो इस कंटेनर में सिर्फ ऑक्सीजन के प्रेशर को पार्शियल प्रेशर कहा जाता है। प्रेशर कंट्रीब्यूटेड बाय इंडिविजुअल गैस इन मिक्सचर, किसी एक गैस के द्वारा मिक्सचर में जो प्रेशर का कंट्रीब्यूशन होता है वही पार्शियल प्रेशर होता है, ठीक है। अब इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा ये टेबल है, इस टेबल को कैसे याद रख सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट तो आपको एटमॉस्फेयर का याद रखना, वो 159 एंड 0.3 कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है। ऑक्सीजन का कितना है, ऑक्सीजन में एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन भी कार्बन डाइऑक्साइड है, तो ये सारे पार्शियल प्रेशर का मेजरमेंट है, किसमें, इन MM of Hg। ये नहीं कि आप एग्जाम में गए यूनिट पे खेल गया और एग्जामिनर की MMHg दे दिया और ATM दे दिया या पास्कल दे दिया, तो आपको याद रखना होगा इन MMHg में सारे वैल्यू दिए हुए हैं। तो एटमॉस्फेयर एयर में हर टाइप का एयर है, तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 159 होता है एंड 0.3 होता है, ठीक है। अब आते हैं ये सारे वैल्यू आपको समझ के याद कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप याद रखिएगा CO2 जो है वो एटमॉस्फेयर को छोड़ दिया जाए तो सिर्फ 40 और 45 में खेल रहा है, या 40 नहीं तो 45, या 40 नहीं तो 45। लेकिन एल्वियोलाइन में ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन किस किस में जा रहा है, 104 में भी जा रहा है, 40 में भी जा रहा है, 95 में जा रहा है, फिर 40 में जा रहा है। अब इसको समझ कैसे रहे हैं, एटमॉस्फेयर में अगर प्रेशर ज्यादा है, एल्वियोलाइन में कम है, तो ही ना एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन आ पाएगा एल्वियोलाइन में। एटमॉस्फेयर में प्रेशर ज्यादा है, एल्वियोलाइन में प्रेशर कम है, तो एटमॉस्फेयर से एल्वियोलाइन में आ गया, ठीक है। एल्वियोलाई के पास आया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी लंग्स में आया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कि हमको ऑक्सीजनेटेड बना दो, ठीक है। तो उसके पास तो प्रेशर कम होना चाहिए, तो ही तो एल्वियोलाई से ऑक्सीजन जाएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में। तो एल्वियोलाई से जो कि 104 प्रेशर पे था वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में चला गया, तो दोनों जो मिल गया, नॉर्मल ये एडिशन नहीं है, ये
यहाँ पे एडिशन का मतलब ऐड नहीं है, यहाँ पे एडिशन का मतलब मिलना, ठीक है। जब एल्वियोलाई से ऑक्सीजन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में चला जाएगा तो उसका पार्शियल प्रेशर बढ़ के 95 हो जाएगा। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कम प्रेशर होगा तो ही तो एल्वियोलाई से इसमें आएगा। तो एल्वियोलाई में जैसे ही मिलेगा, एल्वियोलाई से जैसे ही आएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन, तैसे ही वो 95 प्रेशर ग्रेडियंट पे चला जाएगा, 95 mmHg प्रेशर पे चला जाएगा। फिर टिश्यू के पास लो होना जरूरी है तो ही तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड से टिश्यू में जाएगा। टिश्यू सारा ऑक्सीजन का यूटिलाइज करके बैठा हुआ है, उसके पास ऑक्सीजन का कमी हो चुका है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन ज्यादा है तो वहां से टिश्यू में कन्वर्ट चला जाएगा और टिश्यू के पास चला जाएगा, 95 से यहाँ चला जाएगा टिश्यू में, और उसका ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में और वापस से 40 mmHg हो जाएगा। सेम चीज टिश्यू में ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन करके CO2 बहुत ज्यादा मात्रा में बना हुआ है, तो यहाँ पे 45 है, लेकिन ऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या है, CO2 का कंसेंट्रेशन कम है, तो ही तो टिश्यू से हाई से लो में जाएगा। टिश्यू जो कि हाई पे है लो के पास जाएगा, और लो के पास जाएगा तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कि डीऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट हो गया, जो कि डीऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट हो गया, उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देगा। टिश्यू से जो कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, वो मिलके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बना देगा और उसका कंसेंट्रेशन 45 होगा, ठीक है। और चूंकि 45 डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, उसको एल्वियोलाई के थ्रू निकलना है, तो एल्वियोलाई में कम होना चाहिए और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में प्रेशर ज्यादा होना चाहिए ताकि वो एल्वियोलाई के थ्रू निकल जाए, ठीक है। फिर यहाँ भी हाई है और यहाँ भी लो है ताकि यहाँ से फिर से निकल जाए। ये सारा कहानी मैंने बता दिया। अगर आपको समझ में आता है, पहले से पता था तो ठीक है, लेकिन मैं फिर भी एक बार बता दिया। आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, कहीं से भी पूछे। अगर पूछे आपको कि एल्वियोलाई में और एल्वियोलाई में और डीऑक्सीनेटेड ब्लड में, एल्वियोलाई और डीऑक्सीनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन का कंसेंट्रेशन क्या था, तो आपको पता होना चाहिए एल्वियोलाई से डीऑक्सीनेटेड में जा रहा है तो ऑक्सीजन का कंसेंट्रेशन एल्वियोलाई में ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। एल्वियोलाई में ज्यादा होना चाहिए और कितना होना चाहिए, 144, और कम होना चाहिए तो कम, डीऑक्सीनेटेड में कम कितना होगा, 40। ऑक्सीजन का कम, देखिए ऑक्सीजन डीऑक्सीनेटेड के केस में हमेशा 40 रख रहा है, टिश्यू के पास भी ऑक्सीजन कम है तो 40, डीऑक्सीनेटेड के पास भी कम है तो 40। उसी तरह अगर अब कार्बन डाइऑक्साइड पे क्वेश्चन पूछते कि ऑक्सीनेटेड में कार्बन डाइऑक्साइड और डीऑक्सीनेटेड में कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, ऑक्सीनेटेड ब्लड में जाहिर सी बात है कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा, कितना होगा, तो 40 होगा, क्योंकि 40 और 45 में ही खेल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, तो ऑक्सीनेटेड ब्लड में 40 होगा और डीऑक्सीनेटेड ब्लड में 45 होगा, ठीक है। क्योंकि 40 कार्बन डाइऑक्साइड का याद करना तो ज्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो ये टेबल हो गया। ये मैंने अपने वॉल पे चिपका के रखा था याद रखने के लिए। सेम चीज़ है, प्लस माइनस का यहाँ पे कोई गेम नहीं है। यहाँ पे एक लाइन है जो आपको आगे मिलेगा, आप भी ऐसा यूज करके चिपका सकते हैं इस ग्राफ को, ताकि आपको भी हमेशा याद रहे, ठीक है। मैंने वो जो 5 स्टेप बताया था ब्रीथिंग का, इस फिगर में ज़्यादा सही से समझ में आता है कि इंस्पायर किया, एक्सपायर किया, ब्रीथिंग हुआ, पल्मोनरी वेंटिलेशन, एल्वियोलाई के पास जो डिफ्यूजन हुआ वो डिफ्यूजन एट एल्वियोलाई हुआ, फिर ये सारा ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन हुआ, फिर टिश्यू के पास डिफ्यूजन हुआ, और फिर यहाँ पे यूटिलाइजेशन हुआ। सिंपल सा बात है, ठीक है। यहाँ पे एक लाइन छूट, नहीं सही है, कुछ नहीं छूटा, ठीक है। हम लोग अब यहाँ पे, मैंने बताया था कि 3 चीज से रेट ऑफ डिफ्यूजन इफेक्ट होता है, प्रेशर, सॉल्युबिलिटी और थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन। तो अब सॉल्युबिलिटी का बात करते हैं। ऑक्सीजन भी सॉल्युबल है और कार्बन डाइऑक्साइड भी सॉल्युबल, लेकिन यहाँ पे कंपैरिजन क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड इज 20 से 25 टाइम्स ज्यादा सॉल्युबल है, ठीक है। 20 to 25 टाइम हायर सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 हायर है, CO2 से कितना टाइम से 20 से 25 टाइम, ठीक है। जिसके कारण CO2 का डिफ्यूजन का रेट थोड़ा सा ज्यादा होगा, ठीक है। आपको ये सॉल्युबिलिटी का पता चल गया। अब आते हैं डिफ्यूजन मेम्ब्रेन पे। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन 3 मेजर लेयर से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। स्क्वैमस एपिथेलियम, बेसमेंट मेम्ब्रेन, एंडोथेलियम। बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या करता है, जो कि सपोर्ट करता है एंडोथेलियम को, और ये क्या, सॉरी, स्क्वैमस एपिथेलियम को, जो कि एल्वियोलर वॉल है, 1 सेल थिक है, एक ही सेल लेयर से बना हुआ है, ठीक है। बेसमेंट मेम्ब्रेन है जो कि सपोर्ट करता है स्क्वैमस एपिथेलियम को, और ये क्या है, एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि इपिथेलियम ब्लड में और एल्वियोलाई दोनों के लेयर में पाया जाता है। तो ब्लड वेसल के अगर कैपिलरी के लेयर में अगर इपिथेलियम बोला पाया जा रहा है तो उसका स्पेशल नाम एंडोथेलियम बोला जा रहा है। ये कुछ नहीं है, एंडोथेलियम क्या है, वैसा इपिथेलियम जो कि ब्लड के कैपिलरी में पाया जाता है उसको एंडोथेलियम कहते हैं, ठीक है। तो 3 लेयर, स्क्वैमस एपिथेलियम, बेसमेंट मेम्ब्रेन, एंडोथेलियम। बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या करता है, स्क्वैमस एपिथेलियम को सपोर्ट करता है, ठीक है। ये सारा कहानी वही लिखा हुआ है यहाँ पे। अब नीचे आते हैं, बोल रहा है इस डिफ्यूजन मेम्ब्रेन का जो थिकनेस है
1 मिलीमीटर से भी कम है, 1 मिलीमीटर से भी कम है। तो फिर अगला लाइन क्या कह रहा है, ऑल फैक्टर, यहाँ पे जितने भी फैक्टर है सब हमारे रेट ऑफ डिफ्यूजन को फेवर कर रहे हैं। फेवरेबल फॉर डिफ्यूजन ऑफ O2 फ्रॉम एल्वियोलाई टू टिश्यू एंड CO2 फ्रॉम द टिश्यू टू एल्वियोलाई। ठीक है, आपको यहाँ पे चूंकि सॉल्युबिलिटी भी ज़्यादा सही है, फिर से डिफ्यूजन मेम्ब्रेन का क्या कहा जाता है, थिकनेस भी कम है, फिर से पार्शियल प्रेशर भी हर जगह उसी हिसाब से है, जिस गैस का जिधर मूवमेंट होना चाहिए प्रेशर भी उसी तरीके से मेंटेन है। तो सारे कंडीशन हमारे लिए फेवरेबल है इससे डिफ्यूजन मेम्ब्रेन के थ्रू डिफ्यूज होने के लिए। ठीक है, अब आते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में क्या है, CO2 और ऑक्सीजन का हम लोग ट्रांसपोर्ट देखेंगे कि कैसे कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है हमारे बॉडी में। ठीक है, ट्रांसपोर्ट क्या करता है, ब्लड करता है, ब्लड ही सारे गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है। तो ब्लड क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को भी ट्रांसपोर्ट कर रहा है, CO2 भी को भी ट्रांसपोर्ट कर रहा है। तो ऑक्सीजन जो है 97% जो है ऑक्सीजन वो आरबीसी के थ्रू, जो कि आपको सुने होंगे कि अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे कि आरबीसी के थ्रू ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है। बचा हुआ 3% वो डिजॉल्व स्टेट में प्लाज्मा के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है। डिजॉल्व स्टेट में प्लाज्मा, आप लोग ब्लड चैप्टर में पढ़ेंगे, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में प्लाज्मा किसको कहा जाता है। तो प्लाज्मा एक तरीके से लिक्विड, मान लीजिए ब्लड का लिक्विड है। ठीक है, तो 3% प्लाज्मा के थ्रू जाएगा, तो प्लाज्मा के थ्रू चूंकि लिक्विड है तो उसमें डिसॉल्व होके जाएगा। आरबीसी क्या है, एक मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूल पे चढ़ के जाएगा। आरबीसी पे 95% चढ़ के जाता है, इसीलिए यहाँ पे डिसॉल्व, और 3% प्लाज्मा में। ठीक है, CO2 70% बाइकार्बोनेट आयन में जाता है। ठीक है, प्लाज्मा में ही बाइकार्बोनेट आयन के थ्रू जाता है, जाएगा प्लाज्मा में ही ना। 20% आरबीसी, आरबीसी CO2 के लिए और ऑक्सीजन दोनों को सपोर्ट करता है, लेकिन दोनों को मतलब कैरी करता है, लेकिन CO2 सिर्फ 20 से 25% ही आरबीसी के थ्रू जाता है। 70% वो बाइकार्बोनेट के थ्रू जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ही डिसॉल्व होके, और 7% नॉर्मली डिसॉल्व CO2 एज CO2 डायरेक्ट CO2 की तरह डिसॉल्व होके चला जाता है। 7%, 70% बाइकार्बोनेट याद रखना है, 25% आरबीसी और 7% प्लाज्मा के थ्रू। ऑक्सीजन 97% आरबीसी, 3% डिसॉल्व स्टेट में। ठीक है, प्लाज्मा के थ्रू। अब आते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन पे। ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन में आएंगे उससे पहले एक हीमोग्लोबिन, एक पिगमेंट होता है जो कि रेड कलर का होता है, जो कि आयरन कंटेनिंग होता है। ठीक है, याद रखना है किस में प्रेजेंट होता है, आरबीसी में प्रेजेंट होता है। आरबीसी में एक हीमोग्लोबिन नाम का पिगमेंट है जो कि रेड कलर का होता है, आयरन कंटेन करता है। ठीक है, अब हीमोग्लोबिन के साथ आरबीसी एक्चुअली जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है हीमोग्लोबिन की ही मदद से करता है। हीमोग्लोबिन क्या करता है, 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से एक हीमोग्लोबिन कैरी कर सकता है 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, O2 मॉलिक्यूल, याद रखिएगा O2 मॉलिक्यूल, 4 O2 मॉलिक्यूल, यानी 4 O2 मॉलिक्यूल एक हीमोग्लोबिन से बाइंड होगा, जो मॉलिक्यूल बनेगा उसको ऑक्सी हेमोग्लोबिन कहेंगे। ठीक है, यानी एक हेमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है, और जो कंपाउंड बनेगा ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्चुअली यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का हेमोग्लोबिन के साथ बाइंडिंग हो रहा है। तो वही कह रहा है, बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ हेमोग्लोबिन प्राइमरीली रिलेटेड विथ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है तो बाइंडिंग ज्यादा सही से होगा। ठीक है, तो बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन जो मेजर रिलेटेड है वो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन से ही रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन, टेम्परेचर, ये भी कुछ अदर फैक्टर है जो कि इंटरफेयर करते हैं इसके बाइंडिंग को। ठीक है, कैसे, अगर ऑक्सीजन का प्रेशर ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, ताकि बाइंडिंग हो सके हेमोग्लोबिन के थ्रू, लेकिन अगर CO2 का प्रेशर कम रहेगा तो ही तो ऑक्सीजन का बाइंडिंग होगा। अगर CO2 का प्रेशर ज्यादा हो गया तो आरबीसी यानी हेमोग्लोबिन CO2 को भी तो ट्रांसपोर्ट करता है, तो CO2 ट्रांसपोर्ट होके चला जाएगा। इसीलिए बाइंडिंग के वक्त, और बाइंडिंग कहाँ पे होता है, ऑक्सीजन को जाना है ब्लड में जाना है, और टिश्यू के पास तक जाना है, तो आपको कहाँ पे ये होगा, ये एल्वियोलाई के पास बाइंडिंग होगा। तो एल्वियोलाई के पास से वही लिखे, इन एल्वियोलाई प्रेशर ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हाई होता है। अब बाकी सारा चीज लो हो गया, 3 चीज यहाँ पे बताए हैं, ऑक्सीजन के प्रेशर के अलावा कार्बन डाइऑक्साइड का, हाइड्रोजन आयन का कंसेंट्रेशन और टेम्परेचर। तो एल्वियोलाई के पास हम लोग का बॉडी फेवर करता है कि ऑक्सीजन का प्रेशर हाई होगा। अब बाकी सारा चीज, H+ का आयन कंसेंट्रेशन भी लो होगा, CO2 भी लो होगा, और टेम्परेचर भी लो होगा। यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि अगर H+ का कॉन्सेंट्रेशन लो है, तो H+ का कॉन्सेंट्रेशन लो है, तो आप क्या इससे निकाल सकते हैं, H+ का कॉन्सेंट्रेशन लो है यानी एसिडिक भी कम है, यानी pH ज्यादा है, यानी बेसिक नेचर का है। ठीक है, यहाँ से ये क्वेश्चन बन जाता है। तो आप लोग याद कैसे रखिएगा कि एल्वियोलाई के पास
चूंकि ऑक्सीजन का बाइंडिंग होना है तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा, बाकी सारा चीज लो होगा। ठीक है, अब इस चीज को एक सिग्मोइड कर्व के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है, एक सिग्मोइड कर्व है इसके थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, जिसको ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व भी कहा जाता है। ठीक है, ये बता एक्चुअली क्या रहा है, हम एक हीमोग्लोबिन का एग्जाम्पल लेके बता रहे हैं, एक हीमोग्लोबिन का एग्जाम्पल लेके बता रहे हैं। ठीक है, कि यहाँ पे क्या लिखा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या है, परसेंटेज सेचुरेशन, यानी सेचुरेशन कितना हेमोग्लोबिन बाइंड कर सकता है ऑक्सीजन से। एक हेमोग्लोबिन का एग्जांपल ले रहे हैं तो एक हेमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन से बाइंड कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, मान लीजिए 25%, यानी एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आ गया, यहाँ पे 50%, 2 मॉलिक्यूल आ गया, यहाँ पे 100%, यानी 4 मॉलिक्यूल हेमोग्लोबिन पे बैठ चुका है, यानी वो हेमोग्लोबिन अब सेचुरेट हो गया है। और यहाँ पे वही क्या है, पार्शियल प्रेशर, जैसे जैसे पार्शियल प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, पार्शियल प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, ऑक्सीजन का अमाउंट इंक्रीज हो रहा है, ऑक्सीजन का कंसेंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है, ऑक्सीजन का कंसेंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है, तो बाइंडिंग इंक्रीज हो रहा है, बाइंडिंग इंक्रीज हो रहा है। देखिए यहाँ पे 85% था, इधर से इधर से आपका प्रेशर बढ़ा तो ये 50% से हो गया 75% यहाँ पे। ठीक है, फिर और पार्शियल प्रेशर बढ़ा तो 100% हो गया। बस ये ग्राफ यही बता रहा है, और भी आपको ज्यादा बता, इसमें बहुत डीप एनालिसिस आप कर सकते हैं लेफ्ट एंड राइट शिफ्ट को, लेकिन यहाँ पे एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है ज्यादा, बस मैं एक राइट शिफ्ट को बता दे रहा हूँ। राइट शिफ्ट डिसोसिएशन के केस को बताता है। एक बार डिसोसिएशन का केस हम लोग पढ़ लेते हैं। अब डिसोसिएशन कहाँ पे होगा, आपको क्या लगता है, एल्वियोलाई में ऑक्सीजन का बाइंडिंग हुआ, जहाँ पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर हाई था, बाकी सब लो था। अब डिसोसिएशन करना है, ऑक्सीजन को हेमोग्लोबिन से अलग करना है, वो कहाँ पे होगा, टिश्यू के, जाहिर सी बात है टिश्यू के पास होगा। तो ऑक्सीजन और हेमोग्लोबिन को अलग करना है ताकि ऑक्सीजन टिश्यू के पास जा सके। ठीक है, तो डिसोसिएशन कहाँ पे होगा, टिश्यू के पास होगा। तो टिश्यू के पास डिसोसिएशन करने के लिए कौन कौन सा फेवर होना जरूरी है, वहां पे ऑक्सीजन का प्रेशर लो होना जरूरी है, और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर हाई होना जरूरी है। कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर हाई होगा तो ही जाके वो हेमोग्लोबिन से बाइंड कर जाएगा, और ऑक्सीजन का प्रेशर लो होगा तो वहां से हट के लो प्रेशर ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन वहां से हट के टिश्यू में चला जाएगा। तो यहाँ पे टिश्यू में डिसोसिएशन के केस में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन लो है, बाकी सारा चीज हाई है, टेम्परेचर भी हाई है, CO2 भी हाई है, H+ भी हाई है। H+ अगर हाई है तो यहाँ पे एसिडिक करेक्टर ज्यादा है, मतलब एसिडिटी ज्यादा है, और एसिडिटी ज्यादा है यानी पीएच कम हो गया। ये बात आप लोग को रिलेट कर लीजिएगा, मात्र एक चीज याद रखिएगा, H+ का कॉन्सेंट्रेशन। और बाकी हम यहाँ पे मस्त लिखे हुए हैं कि O2 का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे लो होगा, बाकी सारा चीज हाई होगा। यहाँ पे क्या होगा, O2 का कंसेंट्रेशन हाई होगा, बाकी सारा चीज लो होगा। ठीक है, तो डिसोसिएशन का जो केस होगा वो कब होगा, टिश्यू के केस में होगा डिसोसिएशन का केस। ठीक है, तो डिसोसिएशन के केस में राइट शिफ्ट हो जाता है। राइट शिफ्ट क्यों होगा, यहाँ पे आप कहीं भी एक 50% का एग्जांपल लेके देख सकते हैं। 50% कॉन्सेंट्रेशन पहले के केस में कहाँ होता था, अप्रोक्स आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, तो 23% mmHg पे आपका 50% कॉन्सेंट्रेशन हो जा रहा था। लेकिन अब इसको चाहिए कितना कॉन्सेंट्रेशन, 45 mmHg कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, यानी ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा चाहिए तो ही इसके साथ बाइंड हो पाएगा। लेकिन टिश्यू के पास तो उतना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होता नहीं है। ठीक है, टिश्यू के पास उतना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होता नहीं है, जिसके कारण वहां पे वो बाइंड नहीं होता है, वहां पे डिसोसिएट हो जाता है। तो सिंपल बात, ग्राफ में क्या याद रखना है, ये एक ऑक्सीजन का डिसोसिएशन कर्व है। ठीक है, डिसोसिएशन कब होता है, राइट शिफ्ट में, एसोसिएशन कब होता है, लेफ्ट शिफ्ट में। लेफ्ट शिफ्ट कब आएगा, ये आपका हुआ एल्वियोलाई के केस में आएगा। ठीक है, जहाँ पे ये हाई होगा, और टिश्यू के केस में ये लो होगा तो बाकी हाई होगा। सारा चीज मैंने बता दिया। ऑक्सीजन गेट बाउंड टू हेमोग्लोबिन इन लंग सरफेस, लंग सरफेस यानी अल्वियोलाई के पास में ऑक्सीजन बाइंड होता है और टिश्यू के पास डिसोसिएट हो जाता है। डिसोसिएट होने का कंडीशन यहाँ पे लिखा हुआ है, एसोसिएट होने का कंडीशन यहाँ पे लिखा हुआ है। राइट शिफ्ट में डिसोसिएट होगा। मात्र एक चीज याद रखिएगा, ग्राफ में इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि जितना भी बाकी का केस लोग पढ़ाते हैं, ये साइंटिस्ट वो साइंटिस्ट सब बाहर का है। ठीक है, अब एक और लाइन यहाँ पे, 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, अगर ब्लड ऑक्सीजनेटेड है तो उसका 100% अगर आप लेंगे तो उसमें 5 ml ऑक्सीजन जो है वो टिश्यू के पास ट्रांसपोर्ट होता है अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन। यानी 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैन कैरी 5 ml ऑक्सीजन टू टिश्यू, टिश्यू के पास डिलीवर कर सकता है 5 ml ब्लड। ये एक डेटा है, आपको याद रखना है, अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन। सेम बात यहाँ पे ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में कह रहा है कि हेमोग्लोबिन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी बाइंड कर सकते हैं, क्योंकि आरबीसी देखे कि 25 से 20% आरबीसी कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी कर रहा है। तो जो कंपाउंड बनेगा उसका नाम होगा कार्ब अमीनो हेमोग्लोबिन। ठीक है, तो बस यही याद रखिए, जो कि 20 से 25% बन रहा है। सारा केस उल्टा हो जाएगा। बाइंडिंग कब होगा, बाइंडिंग कार्बन डाइऑक्साइड का बाइंडिंग कब होगा,
टीसू के केस में, ठीक है, टीसू के केस में बाइंड नहीं होगा। जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर हाई है। डिसोसिएशन कार्बन डाइऑक्साइड का कब होगा? एल्वियोलाई का केस में, जहाँ पे ऑक्सीजन का प्रेशर ज्यादा है तो वहां पे डिसोसिएशन होगा, वहां पे डिसोसिएशन होगा। और CO2 विच बाउंड विथ हेमोग्लोबिन फ्रॉम द टिश्यू इज डिलीवर्ड एट द एल्वियोलाई, एल्वियोलाई के पास डिलीवर हो जाएगा और डिसोसिएट हो जाएगा। अब यहाँ पे कह रहा है, अब जैसे हम बताया था ना कि कुछ आरबीसी में डिलीवर होता है कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ प्लाज्मा में भी होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है आरबीसी कंटेन एक एंजाइम हाई कॉन्सेंट्रेशन में कार्बोनिक एनहाइड्राइड्स एंड माइन्यूट क्वांटिटी, याद रखना है आरबीसी में हाई कॉन्सेंट्रेशन में है, ठीक है, और प्लाज्मा में माइन्यूट क्वांटिटी में है, ठीक है, माइन्यूट क्वांटिटी। कौन सा एंजाइम? तो कार्बोनिक एनहाइड्राइड। अब ये एंजाइम क्या करता है? ये रिएक्शन करवाता है, और ये सारा कहानी मैं फिर से एक फ्लो चार्ट में मैंने लिख दिया है, ठीक है। याद क्या रखना है? आरबीसी जो कि जिसमें हाई कॉन्सेंट्रेशन में होता है, बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में, प्लाज्मा में बहुत कम कॉन्सेंट्रेशन में, क्या? कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ठीक है। तो यहाँ पे कहानी कह क्या रहा है? एट टिश्यू साइट, 1 सेकेंड रुक जाइएगा। एट टिश्यू साइट पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हाई है, CO2 के पास हाई है, तो CO2 डिफ्यूजेज इन ब्लड, ब्लड में CO2 डिफ्यूज हो जाएगा ट्रांसपोर्ट के लिए, और आरबीसी प्लाज्मा जो कि ब्लड में दोनों है, तो दोनों के थ्रू CO2 ट्रांसपोर्ट होता है। तो आरबीसी और प्लाज्मा कैसे करेगा? दोनों के पास कार्बोनिक एनहाइड्रेज है, ठीक है, दोनों के पास कार्बोनिक एनहाइड्रेज है। प्लाज्मा के पास कम क्यों है? आप इससे भी लिंक कर सकते हैं, क्योंकि मात्र 7% ही प्लाज्मा से डिसॉल्व हो रहा है ना, तो अब पता चलेगा कि 7% है तो उसमें कम क्यों है। वेयर कार्बोनिक एनहाइड्रेज प्रेजेंट है, ठीक है, विच कन्वर्ट CO2 को HCO3 और H प्लस में, यहाँ पे लिखा हुआ है, पहले तो इसमें कन्वर्ट करता है, फिर वापस से उसी पे ऐड करके इसमें कन्वर्ट, यानी फाइनली HCO3 माइनस और H प्लस में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। अब एट एल्वियोलर साइट, उसका एल्वियोलर साइट के पास जाके कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन जहाँ पे लो रहता है, वहां पे ये रिएक्शन अपोजिट डायरेक्शन में चला जाता है, यानी ये रिएक्शन अपोजिट डायरेक्शन में चला जाता है और वापस से CO2 और H2O बन जाता है और एल्वियोलाई में डिलीवर हो जाता है और एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे यही पता चल गया कि 7% ही प्लाज्मा में डिसॉल्व होता है, इसीलिए वहां पे एंजाइम का कॉन्सेंट्रेशन भी कम की जरूरत है, इसीलिए बॉडी कम वहां पे दिया है। और प्लाज्मा और आरबीसी में कैसे CO2 ट्रांसपोर्ट होता है आपको पता चल गया, आयंस के थ्रू में टूट के होता है, और जैसे ही एल्वियोलाई के पास जाता है बाहर निकलने के लिए, वापस से वो एसोसिएट, मतलब वापस से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फॉर्म हो जाता है। यहाँ पे जो हम लोग का इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखना है कि एवरी 100 ml ऑफ डीऑक्सीनेटेड ब्लड, 100 ml डीऑक्सीनेटेड ब्लड का मात्र 4 ml CO2 कैरी करता है। कहाँ पे? टिश्यू पे। वहां पे 100 ml ऑक्सीनेटेड ब्लड 5 ml करता था। कहाँ पे? टिश्यू के पास। ऑक्सीजन कहाँ पे डिलीवर हो रहा है? टिश्यू के पास। CO2 कहाँ पे डिलीवर हो रहा है? एल्वियोलाई के पास, लेकिन 4 ही ml। अब आते हैं रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन पे आएंगे, लेकिन उससे पहले मैं इसका एक ग्राफ कह रहे हैं, मतलब एक फ्लो चार्ट लेके आया हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं लिखता तो बहुत ज्यादा गंदा हो जाता है। अभी एक बार ये फ्लो चार्ट पढ़ लीजिएगा, फिर एनसीईआरटी की लाइन से भी हो जाएगा। बहुत कम कम अंडरलाइन किया है ताकि रिवीजन वक्त काम आएगा। रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन कैसे होता है? न्यूरल सिस्टम के थ्रू। आप सोच रहे हैं कि लगातार सांस ले रहा है आदमी, सो रहा है तो भी सांस ले रहा है, तो आपके हाथ में तो ये है नहीं, ये नर्वस सिस्टम ही कंट्रोल कर पा रहा है, ताकि हर टाइम आपको सांस लेना है, ठीक है। तो न्यूरल सिस्टम के थ्रू कंट्रोल होता है। तो न्यूरल सिस्टम में एक मेडुला जगह पाया जाता है, ठीक है, आप लोग लास्ट से सेकेंड चैप्टर में पढ़िएगा अभी, ठीक है। मेडुला नाम का एक जगह पाया जाता है और पॉन्स नाम का भी एक जगह पाया जाता है, ठीक है। तो मेडुला में पाया जाता है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, जिसको RRC भी कहा जाता है, जो कि मेन है, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस रेगुलेशन, ब्रीथिंग या फिर रेस्पिरेशन का जो नॉर्मल प्रोसेस है वो RRC ही कंट्रोल करता है, या नॉर्मल हो या फोर्सफुली हो, फोर्सफुल हो या नॉर्मल हो, यही कंट्रोल करता है। लेकिन फोर्सफुल कब करेगा? जब इसको बाकी इंडिकेशन मिलेगा, तब ये फोर्सफुल करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। लेकिन अब देखिएगा, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल याद रखना है RRC, मेड्यूला में जो है वही मेन है, वही प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल है, और कौन सा है? RRC। पॉन्स में जो सेंटर पाया जाता है वो न्यूमोटैक्सिक सेंटर पाया जाता है, ये मॉडरेट कर सकता है फंक्शन ऑफ RRC, यानी ये RRC के फंक्शन को अप डाउन कर सकता है, ठीक है। सिग्नल फ्रॉम दिस, इसके अगर इसको कुछ लगेगा कि आदमी दौड़ रहा है या फिर इसमें इसके अंदर ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन कम पाया जा रहा है, तो ये सिग्नल करेगा RRC को, ठीक है, फ्रॉम सिग्नल फ्रॉम दिस सेंटर टू RRC, RRC के पास सेंटर जाएगा
और कैन इंड्यूस द रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ इनहेलेशन। जैसे हम लोग नॉर्मल सांस ले रहे हैं आराम से, ज़्यादा टाइम लगा, और फास्ट ले यानी जल्दी जल्दी सांस ले रहे हैं, यानी अगर ड्यूरेशन को कम कर दिया है तो रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाएगा। तो वही कह रहा है कि अगर आपके बॉडी में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन या ये आदमी दौड़ रहा है तो कम पड़ रहा है, तो ये सिग्नल करेगा आरआरसी को कि भाई मैं इसके अंदर में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम हुआ है, इसको कंसंट्रेशन को इंक्रीज करो। तो ये इसको सिग्नल करेगा, तो फिर क्या हो जाएगा, इनहेलेशन का ड्यूरेशन कम हो जाएगा और रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज हो जाएगा। तो करेगा ये, लेकिन मेन सिग्नल तो यही देगा ना। तो अगर ड्यूरेशन ऑफ इनहेलेशन कम होने का या रेस्पिरेटरी रेट के बढ़ने का बात होगा तो न्यूमोटैक्सिक सेंटर आएगा। मेन का बात आएगा तो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल कौन है, आरआरसी ही, ठीक है। अब आते हैं कीमोसेंसिटिव एरिया। ये आरआरसी के बगल में ही होता है, जो कि केमिकली बोल सकते हैं केमिकल रिसेप्टर है, ठीक है। ये कीमोसेंसिटिव एरिया है, आरआरसी के बगल में ही पाया जाता है। हाईली सेंसिटिव ऑफ CO2 और H+ आयन, CO2 और H+ आयन के लिए हाईली सेंसिटिव होता है। अगर इस दोनों का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है तो ये भी आरआरसी को सिग्नल करता है कि टू मेक नेसेसरी चेंजेस टू एलिमिनेट दिस सब्सटेंसेस। CO2 का कंसेंट्रेशन और H+ का कंसेंट्रेशन बढ़ेगा, आपको पता ही ये साइन होता है ऑक्सीजन के कंसेंट्रेशन के कम होने का। तो अगर ये कंसेंट्रेशन बढ़ गया तो बोलेगा, ये आरआरसी को सिग्नल करेगा कि कंसेंट्रेशन घट गया है, आप सांस जल्दी जल्दी लीजिए ताकि ये चीज एलिमिनेट हो पाए, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या बात याद रखना है कि ये सिर्फ CO2 और H+ के ही कंसंट्रेशन को डिटेक्ट करता है, ऑक्सीजन को दूर दूर तक इसके कोई रिलेशन नहीं है ऑक्सीजन से, ठीक है। अब आते हैं कुछ ऐसा रिसेप्टर है जो कि एओर्टिक आर्क और कैरोटिड आर्टरी के पास होता है। एओर्टिक आर्क आपको पता होगा, हार्ट के ऊपर जो सबसे बड़ा एओर्टा होता है उसके आर्क, ये जो शेप दिखा है उसको आर्क बोला जाता है। एओर्टिक आर्क में कुछ रिसेप्टर पाए जाते हैं और कैरोटिड आर्टरी में भी कुछ रिसेप्टर पाए जाते हैं। कैरोटिड आर्टरी कौन सा होता है, वह आर्टरी जो हार्ट के पास, हार्ट को ब्लड लेके आए, हार्ट के लिए, सॉरी, हार्ट के पास, तो हार्ट के लिए जो मेन सप्लाई ब्लड का होता है, हार्ट को भी तो ब्लड का जरूरत है, तो उसको ब्लड कौन देगा, कैरोटिड आर्टरी। कैरोटिड आर्टरी में भी रिसेप्टर लगा हुआ है, एओर्टिक आर्क में भी रिसेप्टर लगा हुआ है। चूंकि ब्लड यहीं से फ्लो करेगा तो नेचर ने सही सही जगह ब्रेन में भी दे दिया। ब्रेन के अगर फ्लूइड में अगर कुछ कंसंट्रेशन दिख रहा है ज्यादा CO2 और H+ का, तो ये कीमोसेंसिटिव एरिया आपको डिटेक्ट करेगा ब्रेन में। और अगर नॉर्मल ब्लड में अगर इस चीज का CO2 और H+ का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है तो ये आयोटिक आर्क और कैरोटिड आर्टरी में जो रिसेप्टर है ये सिग्नल देगा। ये भी किसको सिग्नल देगा, ये भी आरआरसी जो कि मेन है इसी को सिग्नल देगा फॉर रेमेडियल यानी इंपॉर्टेंट एक्शन के लिए, ठीक है। यानी सारा चीज आरआरसी को सिग्नल दे रहा है, यानी जो भी काम करेगा आरआरसी मेन है। लेकिन न्यूमोटैक्सिक सेंटर के लिए आप स्पेशल एनसीईआरटी में चूंकि लिखा हुआ है इसीलिए उसी तरीके से आपको याद करना है। एनसीईआरटी में लिखा है कि न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो है वो रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज कर देता है, ब्रीथिंग इनहेलेशन ब्रीथिंग रेट को या इनहेलेशन रेट को कम करके, ठीक है। ड्यूरेशन को कम करके रेट इंक्रीज कर देता है, ठीक है। इन सारे चीज में देखिएगा ये भी CO2 के लिए और H+ के लिए, ये भी CO2 H+ के लिए ही रिस्पॉन्सिबल है, उसी के कंसंट्रेशन को डिटेक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन के नहीं। इसीलिए यहाँ पे लास्ट लाइन में लिखता है रोल ऑफ ऑक्सीजन इन रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम इट जो क्वाइट इनसिग्निफिकेंट, कोई मतलब उतना रोल नहीं है इसका, ठीक है। तो इसके रेगुलेशन में आप मात्र 4 चीज अंडरलाइन कीजिएगा, एक रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, फिर न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो कि पॉन्स में है, ये किस में है, मेडुला में है, कीमोसेंसिटिव एरिया, और चौथा रिसेप्टर। मात्र 4 चीज से आपका कंट्रोल होता है, ठीक है। जिसमें प्राइमरीली कौन है, ये है आरआरसी, ठीक है। न्यूमोटैक्सिक सेंटर क्या आता है, रेस्पिरेटरी रेट डिक्रीज करता है, ठीक है। कीमोसेंसिटिव एरिया क्या है, CO2 और हाइड्रोजन आयन के कंसेंट्रेशन को डिटेक्ट करता है। और एओर्टिक आर्क कहाँ पे, ये कैरोटिड आर्टरी एओर्टिक आर्क में जो रिसेप्टर लगा रहता है वहां के CO2 और H+ के कंसेंट्रेशन को डिटेक्ट करता है। अब आ जाते हैं हम लोग डिसऑर्डर पे। डिसऑर्डर एस्थमा, इसको एजमा पढ़िए जो भी पढ़ सकते हैं, हम अस्थमा ही पढ़ते हैं। अस्थमा जो होता है वो व्हीजिंग साउंड रिलीज करता है, इन्फ्लेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। अगर वो फूल जाएगा तो उनमें घस 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 करके आवाज आएगा, व्हीजिंग साउंड, जिसको बहुत इरिटेशन में कुछ लोग होता है, ठीक है। एजमा याद रखिएगा, एस्थमा जो है वो इन्फ्लेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स में होता है। इस दोनों में, और इम्फाइसेमा, इस दोनों में लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है। याद रखिएगा इम्फाइसेमा वही है जो सिगरेट के थ्रू किया जाता है, जो मूवी में के स्टार्टिंग से पहले प्रचार देता था, अब पता नहीं देता है कि नहीं, लेकिन इम्फाइसेमा जो मूवी के प्रचार से पहले जो सिगरेट स्मोकिंग के कारण होता है वही इम्फाइसेमा है। इम्फाइसेमा में क्या होता है,
एल्वियोलर वाल डैमेज हो जाता है, एल्वियोलर वाल जो कि पतला पतला वाल है वही डैमेज हो गया, तो रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाएगा, रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाएगा और आपका दम फूलने लगेगा, मतलब सरफेस एरिया ही कम पड़ गया तो ज़्यादा सही से डिफ्यूजन नहीं हो पाएगा ना। तो ये एस्थमा जो है वो ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल से रिलेटेड है, उसमें इन्फ्लेमेशन से। इम्फाइसीमा जो है वो एल्वियोलर वाल डैमेज हो जाता है, धुआं से डैमेज हो जाता है। कैसे डैमेज हो जाता है? पतला चीजें तो धुआं से डैमेज होगा, सिगरेट स्मोकिंग से, जिसके कारण सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाएगा इम्फाइसीमा में। ठीक है, उसके बाद अगला है ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। इसमें कुछ याद रखना नहीं है, ये इंडस्ट्री में होता है जहाँ पे डस्ट बहुत ज़्यादा होता है, जैसे कि स्टोन ब्रेकिंग या ग्राइंडिंग, वहाँ वाली इंडस्ट्री जहाँ पे धुआं स्मोक बहुत ज़्यादा होगा, वहाँ पे लोग के रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में धुआं चला जाता है और इन्फ्लेमेशन हो जाता है, लीडिंग टू फाइब्रोसिस, यानी फाइब्रस टिश्यू जो हमारे बॉडी में है उसका प्रोलिफरेशन यानी ज़्यादा बन जाता है, ज़्यादा मात्रा में बन जाता है, जिसको फाइब्रोसिस कहा जाता है, और हमारे लंग को डैमेज कर सकता है। इसीलिए प्रोटेक्टिव मास्क को पहनना चाहिए लेबर को। डस्ट जहाँ पे होगा, जैसे स्टोन ब्रेकिंग इंडस्ट्री में फाइब्रोसिस हो जाते हैं। फाइब्रोसिस क्या होता है? प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू। तो पता नहीं ड्यूरेशन क्या हुआ होगा, तो देखते हैं। अब अगला चैप्टर, इस चैप्टर में बस इतना ही। मैंने ट्राई किया बहुत फास्ट इसको कवर करने का, तो थैंक यू सो मच।